Hello students, welcome back to the second sessions of Human Teeth on Science by Eddie Sir again. Dear students, अब तक हम ह्यूमन टीथ के फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर चुके थे। इसके अंदर हमने ह्यूमन टूथ के बेसिक स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड स्टडी मींस ओडोंटोलॉजी और साथ ही इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज डेंटाइन, एनामल, पल्प, कैविटी एक्सेट्रा कंप्लीट कर लिए थे। आज सेकंड सेशन में हम इससे आगे की टर्म्स को क्लियर करने वाले हैं और आज की हमारी टर्म है टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ एंड देयर फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ह्यूमंस लाइक अदर मैमल्स आर डाइफियोडोंट, मीनिंग दैट दे डेवलप टू सेट्स ऑफ टीथ। मीन कुछ अदर मैमल्स की तरह ह्यूमंस भी आपके डाइफियोडोंट हैं, मतलब इनके टू सक्सेसिव सेट्स मिलते हैं। अब डाइफियोडोंट वर्ड सुन के आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर एक्चुअल में डाइफियोडोंट होता क्या है। इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और शॉर्टली इन कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। So students, whenever we classify the teeth on the basis of number of sets in a dentition, we have some of the categories। यानी जब भी हम टीथ्स को नंबर ऑफ सेट्स, ध्यान से सुनना, जब भी हम नंबर ऑफ सेट्स के बेसिस पर अगर टीथ को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मिलेगी। ये कैटेगरीज है मोनोफियोडोंट है, डाइफियोडोंट है, पॉलीफियोडोंट है, होमोडोंट है, हीट्रोडोंट है और लास्ट वन है प्लूरोडोंट है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट में है मोनोफियोडोंट। मोनो का मतलब होता है पर्टिकुलर वन, एक चीज के लिए कह रहा है, वो सिंगल चीज के लिए। तो क्या कह रहा है मोनोफियोडोंट? दे हैव ओनली वन सेट ऑफ टीथ फॉर एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन एनिमल। यानी जो स्पेसीज या एनिमल्स या मैमल्स आपके मोनोफियोडोंट के अंदर आते हैं, उनके पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार एक सेट आता है टीथ का। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके एग्जांपल्स है कंगारू और स्क्विरल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन देखते हैं। मोनोफियोडोंट के बाद में सेकंड वन आता है डाइफियोडोंट। अब डाई का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी कितनी? टू क्वांटिटीज को या दो नंबर को। तो डाइफियोडोंट देखो क्या कहता है, ए डाइफियोडोंट इज एनी एनिमल विथ टू सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ। यानी जो भी एनिमल्स या मैमल्स डाइफियोडोंट की कैटेगरी में आते हैं वो सब कितने सेट्स लेके आते हैं? दो सेट्स लेके आते हैं। इनिशियली द डेसिडियस सेट जो सबसे फर्स्ट में आता है जस्ट ए बर्थ के बाद में, वो आपका डेसिडियस सेट उसको हम कहते हैं। इसे हम मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। आगे कह रहा है एंड कंसिक्वेंटली द परमानेंट सेट। जब आपका डेसिडियस टीथ का टाइम ओवर हो जाता है तो डेसिडियस टीथ्स को रिप्लेस करके वहां पर परमानेंटली कौन से टीथ आ जाते हैं? आपके परमानेंट सेट या परमानेंट सेट ऑफ टीथ वहां पे आ जाता है। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो ह्यूमंस है और मैमल्स है। डिफियोडोंट के बाद में नेक्स्ट आता है पॉलीफियोडोंट। पॉलीफियोडोंट देखो क्या कहता है, पोली का यहाँ एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पोली मतलब होता है मोर देन टू। तो पॉलीफियोडोंट का मतलब क्या होगा? वो एनिमल्स या वो स्पेसीज जिनकी सेट्स दो से ज्यादा हो। तो देखिए क्या कहता है ये, ए पॉलीफियोडोंट इज एनी एनिमल whose teeth are continue replaced। यानी जो स्पेसीज या जो एनिमल्स आपकी पॉलीफियोडोंट के अंदर आते हैं या पॉलीफियोडोंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके टीथ्स कंटिन्यू एक टाइम के बाद में रिप्लेस होते रहते हैं। वहीं हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल और फ्रॉग इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। पॉलीफियोडोंट के बाद में नेक्स्ट वन आता है होमोडोंट। होमो का मतलब होता है सिर्फ सेम काइंड का या एक ही प्रकार का। तो देखिए होमोडोंट क्या कहता है, दे हैविंग ऑल द टीथ सिमिलर इन फ्रंट एज इन द प्रोस्पीसियस अपोज टू द हीट्रोडोंट। यानी जो एनिमल्स आपके होमोडोंट की कैटेगरी में है उनका सेम काइंड का टीथ होगा। मान लीजिए अगर कोई भी स्पेसीज है जो आपकी होमोडोंट के अंदर आती है तो उनके सेम काइंड का टीथ होगा। अगर इंसाइजर्स है तो इंसाइजर्स होगा, केनाइन्स है तो केनाइन्स होंगे, प्रीमोलर्स है तो प्रीमोलर्स होंगे और मोलर्स है तो मोलर्स होंगे, यानी सेम काइंड होगा। वैसे प्रीमोलर्स और मोलर्स बहुत रेयर चांस में मिलते हैं, मोस्टली इनमें इंसाइजर्स या केनाइन्स दो ही टाइप्स के टीथ यहाँ पर मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहाँ पे इसको एक कैटेगरी में डाल रहे हैं रेप में। यहाँ आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेप्टाइल्स को और रेप्टाइल्स का बेस्ट एग्जांपल है स्नेक। उसी के बाद में ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्फीबियंस को, और एम्फीबियंस का बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। उसके बाद में जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिशेस को, और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम फिश को फिशेस कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है शार्क।
मोनोफ्लोडोंट हो गया, डाइफ्लोडोंट हो गया, पॉलीफ्लोडोंट हो गया और आपका होमोडोंट हो गया। उसके बाद में फिफ्थ वन आता है हीट्रोडोंट। हीट्रोडोंट देखो क्या कहता है, हीट्रोडोंट इज एन एनिमल विच पोजेसेस मोर देन अ सिंगल टूथ मॉर्फोलॉजी। यानी हीट्रोडोंट के अंदर आने वाले जितने भी स्पेसीज है या मेमल्स है वो सब क्या है, उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं। इनमें आपको इंसाइजर्स भी मिलेंगे, कैनाइंस भी मिलेंगे, प्रीमोलर्स भी मिलेंगे और मोलर्स भी मिलेंगे। इसके बेस्ट एग्जांपल है मेमल्स और सेकेंड वन है ह्यूमंस। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि आपने ह्यूमंस तो डाइफोडोंट की कैटेगरी में डाल दिए, फिर आप यहाँ पर वापस हीट्रोडोंट में इसको क्यों लिख रहे हो? देखिए जब तक आपके पास में डेसिडियस सेट रहेगा तब तक आप किसकी कैटेगरी में रहोगे? हीट्रोडोंट की में रहोगे, क्योंकि अभी सिंगल सेट आया है। और जैसे ही आपका डेसिडियस सेट रिप्लेस हो जाता है उसके बाद में कौन सा आता है? परमानेंट सेट आता है। तो जैसा ही परमानेंट सेट आएगा आप किसकी कैटेगरी में चलेंगे? डाइफोडोंट में, क्योंकि आपको दो सेट मिल चुके हैं। अगर सिंगल सेट था, डेसिडियस सेट था, तब तक तो आप किसी कैटेगरी में थे? हीट्रोडोंट की में। पर जैसे ही परमानेंट आया तो आप किसमें चले गए? डाइफोडोंट में। चलिए स्टूडेंट्स, हीट्रोडोंट हो गया और लास्ट वन है फ्लोरोडोंट। तो देखिए फ्लोरोडोंट क्या कहता है, इन दिस द टीथ्स आर अटैच्ड बाय देयर साइड्स टू द रिम ऑफ जार्स। यानी इस तरह के कैटेगरीज में जो टीथ है वो आपके किससे अटैच होते हैं? साइड से होते हैं। और कहां पर? जो आपकी जाह होती है उसके अंदर एक रिम होती है, जैसे एल्वियर बोन जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जो टीथ है या जो टूथ है उसके रूट पार्ट किसमें होता है? एल्वियोलर जोन, एल्वियोलर बोन के अंदर होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, जो आपकी रिम्स है वो जाग के अंदर एक सॉकेट टाइप या एक ग्रूव टाइप में होता है, जिसको हम कह सकते हैं सांचे टाइप में। उस सांचे में डायरेक्टली इम्बेडेड होते हैं, इसलिए आपके ये कैटेगरीज किसमें चली जाती है? फ्लोरोडोंट के अंदर चली जाती है। उसका बेस्ट एग्जांपल है लीजर्ड। तो आई होप यू स्टूडेंट्स अब आपको नंबर ऑफ सेट्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ टीथ्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक अब आपका डाइफोडोंट का कंक्लूजन दूर हो चुका होगा और अब हम जान चुके हैं कि डाइफोडोंट का एक्चुअल मीन होता क्या है। यानी जब भी हम टीथ्स को नंबर ऑफ सेट्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो हमें यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मिलने वाली है और उन्हीं में से डाइफोडोंट भी एक कैटेगरी है, जिसके अंदर आपको 2 सक्सेसिव सेट्स मिल रहे थे। जो फर्स्ट सेट था उसको हम बोलते हैं डेसिडियस सेट, इसमें नंबर ऑफ टीथ से 20। उसके बाद में सेकंड वाला है परमानेंट सेट, जिसमें नंबर ऑफ टीथ से 32। जब आपका डेसिडियस सेट रिप्लेस हो जाता है तो उसको रिकवर कर लेता है परमानेंट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद में जब हम टीथ्स को क्लासिफाई करते हैं उनके फंक्शंस और अरेंजमेंट के बेसिस पर, ध्यान से सुनना, फंक्शंस और अरेंजमेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पर आपको मोस्टली 4 काइंड्स की टीथ मिलेंगे। फर्स्ट है इंसाइजर्स, सेकंड है कैनाइंस, थर्ड है प्रीमोलर और फोर्थ वन है मोलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए साथ ही में आपको ब्लैक बोर्ड पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा। ये पूरा एक सेट है टीथ का, और ये कौन सा सेट है आपका? परमानेंट सेट है। हमने डेसिडियस सेट पहले इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब हम लास्ट में डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब हम डेसिडियस सेट को और परमानेंट सेट को कंपेयर कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो परमानेंट सेट है आपका टीथ का, उसके अंदर जो अपर जा है उसके ये सारे टीथ किसमें एम्बेडेड है? मैक्सिला के अंदर। वहीं जो लोअर जा की टीथ से वो सारे आपके किसमें एम्बेडेड है? मैंडिबल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखेंगे इनकी जो क्वांटिटी की अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो इंसाइजर्स आपके 4 अपर जा में होते हैं और 4 लोअर जा में, तो टोटल कितने हो गए? 8। उसके बाद में कैनाइंस की बात करें तो 2 आपके अपर जा में होते हैं और 2 लोअर जा में होते हैं, तो उनका टोटल की क्वांटिटी कितनी हो गई? 4। उसके बाद में प्रीमोलर्स की अगर बात करें तो प्रीमोलर्स आपके कैनाइंस के जस्ट पीछे की तरफ होते हैं और ये 4 अपर जा में होते हैं और 4 लोअर जा में होते हैं, तो इनकी टोटल क्वांटिटी हो गई 8। और लास्टली प्रीमोलर्स के बाद में जो होते हैं वो होते हैं आपके मोलर्स। और मोलर्स की अगर हम बात करें तो ये आपके 6 अपर जा में होते हैं और 6 लोअर जा में, और टोटल क्वांटिटी हो गई इनमें 12। यहाँ पे एक पॉइंट है, छोटा सा ध्यान रखना है आपको, मोलर्स आपके 12 नहीं होते हैं, मोलर्स आपके 8 होते हैं। उसके अंदर क्या होता क्या है, जो आपका सबसे थर्ड मोलर, जिसे हम थर्ड मोलर भी कहते हैं या विजडम टीथ भी कहते हैं, ये आपका 16 की एज के बाद में इरप्ट होना स्टार्ट होता है। इसलिए ये आते तो मोलर की कैटेगरी में, पर जो
थर्ड मोलर है यानी जो लास्ट वाला मोलर है उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टेप बाय स्टेप टाइप्स ऑफ टीथ को हम थोड़ा डीपली डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका इंसाइजर्स। देखिए इंसाइजर्स क्या कहते हैं? These are the middlemost 4 teeth on the upper and lower jaw। यानी ये सबसे फ्रंट के मिडल 4 टीथ होते हैं। 4 आपकी अपर जा में होंगे और 4 आपकी लोअर जा में होंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज है, देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आपका परमानेंट सेट हो या डेसिडियस सेट हो, वो आपकी y एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है और x एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है। अगर वो y एक्सिस पर सिमेट्रिकल है तो हम देखेंगे हर जाके 2 सेक्शन हो जाएंगे, ये आपका लेफ्ट वाला और ये आपका राइट वाला। उसी तरह से जब हम इन्हें x एक्सिस पर सिमेट्रिकल करेंगे तो ये आपकी अपर जा हो जाएगी और ये आपकी लोअर जा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे देखो क्या कहता है, दे आर टिपिकली द फर्स्ट एडल्ट टीथ दैट द चाइल्ड विल गेट। आमतौर पर चिल्ड्रंस में सबसे पहले इरप्ट होने वाले टीथ्स होते हैं इंसाइजर्स। और ये कब होते हैं? कमिंग इन व्हेन द चाइल्ड इज बिटवीन 6 to 8 years ओल्ड। और कब आते हैं ये? 6 to 8 years के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे क्या 6 से पहले टीथ्स नहीं आते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ चिल्ड्रंस में क्या होता है, इनबोर्न, जब वो जन्मजात कुछ बच्चों के टीथ पहले से इरप्ट होते हैं, वो नेटल कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी उन्हें हम नेटल टीथ कहते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो आपका डेसिडियस सेट वहां पर इंप्रूव होने लग जाता है। और जब डेसिडियस सेट रिप्लेस होता है और उसको रिप्लेस करके कौन सा सेट आ जाता है? परमानेंट सेट। उस समय आपका ये 6 to 8 years इसमें मेंशन किया गया है। आगे कह रहे हैं दे हैव शार्प फ्लेटेड ब्लेड सर्फेसेस, यानी इनका जो शेप होता है वो शार्प फ्लेटेड सरफेस होता है। देखिए इसको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। कंसीडर करिए कि ये आपका इंसाइजर का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका फ्रंट साइड हो गया। उस तरह से यहाँ मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, ये फ्रंट साइड है। उसके बाद में ये आपका रियर व्यू हो गया, यानी पीछे वाला साइड है। ये आपका रियर व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू में हम देखेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है यानी टॉप वाला, उसे हम क्राउन पहले ही फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। जो मिडल वन है उसे हम नेक कहेंगे और जो बॉटम में है उसे हम रूट कहेंगे, जो कि एल्वियोलर बोन के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका फ्रंट साइज, ये साइड व्यू और ये रियर व्यू। हमने क्या कह रहा था वो कि दे हैव शार्प फ्लेटेड सरफेस, यानी ऊपर का सरफेस तो फ्लेट होता है पर शार्प होता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ही साइड में, फ्रंट साइड में भी और रिवर्स साइड में भी एक कर्व है। ये कर्व क्या हेल्प करता है? जब 2 इंसाइजर्स आपस में मैश होके वर्किंग करेंगे उस समय ये फूड के आइटम्स को कट करने में हेल्प करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। अब इनके क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो अपर जाम में आपके 2 सेंट्रल और 2 लेटरल, यानी 2 तो सेंट्रल हो गए और 2 लेटरल हो गए। अब सेंट्रल और लेटरल क्या होता है? देखिए जब हम इन्हें y एक्सिस पर सिमेट्रिकल कर रहे थे तो मिडल लाइंस के जो बिल्कुल पास थे वो तो आपके क्या हो गए? सेंट्रल इंसिजर। 2 क्वांटिटी आपकी अपर जाम में है और 2 क्वांटिटी आपकी लोअर जाम में। उसके बाद में कह रहा है 2 लेटरल, यानी जो सेंट्रल से बिल्कुल एडजेसेंट है, लगे हुए, वो आपके क्या होंगे? लेटरल इंसिजर्स होंगे। यानी 2 अपर जाम में है लेटरल और 2 लोअर जाम में लेटरल है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी आपके इंसाइजर्स की? 4 × 2 = 8, यानी 4 अपर जाम में और 4 लोअर जाम में। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी इंसाइजर्स की? 8। स्ट्रक्चर को फिर से समझना, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका रियर व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। फ्लेट शार्प शेप्ड है, क्या काम करता है? काटने का, यानी फूड आइटम्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर द इंसाइजर्स द नेक्स्ट वन इज द कैनाइन्स। तो चलिए देखते हैं कैनाइन्स क्या कहते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स इन द ओरल कैविटी, मतलब आपकी पूरी ओरल कैविटी के अंदर कैनाइन्स की क्वांटिटी 4 होती है। 2 इन द मैक्सिलरी आर्च एंड 2 इन द मैंडिबुलर आर्च, यानी 2
कैनाइंस आपके मैक्सिलरी आर्च में होते हैं और 2 कैनाइंस आपके मैंडिबुलर आर्च में होते हैं। आर्च का मतलब ध्यान से देखिए, जो आपका टीथ का जो अरेंजमेंट है वो एक आर्च शेप में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सिलरी आर्च या मैंडिबुलर आर्च। आगे देखते हैं, दे आर स्लाइटली पॉइंटेड टीथ, ये हल्के से नुकीलेदार या पॉइंटेड होते हैं। देखिए कैसे, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैनाइन, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज रियर व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। हम देखेंगे कि इनका जो क्राउन पार्ट यानी अपर पार्ट है वो थोड़ा सा पॉइंटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, दे हैव ए सिंगल पॉइंटेड कस्प्स एंड सिंगल रूट। कस्प का मतलब समझिए, ये जो पॉइंट है यानी कस्प, जब हम मोलर्स और प्रीमोलर्स पढ़ेंगे उसमें कस्प की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं, कस्प। और कस्प का मतलब होता है नुकीलेदार या पॉइंटेड। और दूसरी बात कह रहा है सिंगल रूट, यानी कैनाइंस के अंदर मल्टीपल रूट्स नहीं होती है, सिर्फ सिंगल रूट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, दे हैव लॉन्गेस्ट रूट ऑफ एनी टूथ, यानी इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स के अलावा सिर्फ एक कैनाइंस ही ऐसा टूथ है जिसकी रूट सबसे लंबी होती है। और समटाइम्स दे आर कॉल्ड कस्पिड्स और आई टीथ, इसी वजह से इनको कई बार कस्पिड कहा जाता है या आई टीथ कहा जाता है। अब आई टीथ और कस्पिड क्यों कहते हैं, देखिए, बिकॉज दे सेट डायरेक्टली टू द आई बोन सॉकेट, ये डायरेक्टली आपकी आई बोन सॉकेट यानी आपकी आंखों के नीचे की जो बोन है उससे इम्बेडेड होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू टीयर द फूड, इनका मेन फंक्शन है खाने को टीयर करना। टीयर मतलब सपोज कीजिए फ्लैश जो होता है मीट, उसको कट करने में काफी ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। अगर हम वहां पे इंसाइजर्स यूज करेंगे तो इंसाइजर्स क्या थे, शार्प फ्लेटेड सरफेस थे, अगर वो उससे हम कट करने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए इसमें हमें कैनाइंस की वहां पर नीड होगी। वही बात कर ले इसके क्वांटिटी की, तो अपर जॉ में 2 है और लोअर जॉ में 2 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 हो गई है। वही बात कर लेते हैं डायग्राम के अंदर, तो ये इंसाइजर्स के जस्ट बाद में आते हैं, 2 आपके अपर जॉ में है और 2 आपके लोअर जॉ में। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर द इंसाइजर्स एंड कैनाइंस द नेक्स्ट वन इज द प्रीमोलर्स। तो चलिए देखते हैं प्रीमोलर्स क्या कहते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के अंदर आपके प्रीमोलर्स की क्वांटिटी 8 होती है एंड दीज आर लाइज बिटवीन द कैनाइंस एंड द मोलर्स, यानी ओरल कैविटी के अंदर ये आपको कहां मिलेंगे, कैनाइंस और मोलर्स के बीच में। आगे देखिए, प्रीमोलर्स हैव 2 to 3 cusps ऑन द बाइटिंग सरफेस। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रीमोलर का स्ट्रक्चर है, वो कह रहा है कि प्रीमोलर के सरफेस पे 2 से 3 कस्प्स मिलेंगे आपको, और वो कस्प क्या है देखिए, विच इज वाई दे आर समटाइम्स रेफर टू द बाइकस्पिड्स, और इसी वजह से इन्हें बाइकस्पिड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे कितने कस्प मिल रहे, 2 से 3 कस्प इस पे मिलेंगे। अब देखिए बाइकस्पिड को थोड़ा डीपली लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये 3 कस्प वाला प्रीमोलर है, कई केसेस में 4 कस्प वाला भी प्रीमोलर होता है। अगर जहां 4 कस्प वाला प्रीमोलर होगा तो देखिए वहां पर 2-2 कस्प का एक पेयर बन रहा है, ऐसे करके अगर 4 कस्प होते हैं तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं कस्प के, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड्स कहा जाता है। आगे देखिए, द प्रीमोलर्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल टीथ, इन्हें ट्रांजिशनल टीथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, गाइडिंग फूड फ्रॉम कैनाइंस टू द मोलर्स एंड बैक ऑफ च्यूइंग, यानी जब भी जो खाना इंसाइजर्स द्वारा कट किया जाता है, कैनाइंस द्वारा टीयर किया जाता है, उस खाने को मोलर्स तक पहुंचाने का या गाइड करने का ये काम करते हैं। आगे देखिए, देयर मेन फंक्शन इज टू क्रश द फूड, और इनका मेन फंक्शन होता है खाने को क्रश करना, यानी हल्का सा ग्राइंड करना। These are absence in the deciduous teeth, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, मतलब कि ये आपके प्राइमरी या मिल्क टीथ या डेसिडियस सेट के अंदर नहीं होते हैं। फिर से सुनना, आपके प्रीमोलर्स डेसिडियस टीथ के अंदर एब्सेंस होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो हम समझेंगे लास्ट में, जब डेसिडियस को और परमानेंट को कंपेयर करेंगे।
वही बात करें कि क्वांटिटी की, तो अपर जाम में आपको मिलेंगे ये 4 और लोअर जाम में भी होंगे ये 4 और टोटल क्वांटिटी हो जाएगी इनकी 8। इंसाइजर्स हो गए हैं, कैनाइन्स भी हो गए हैं, प्रीमोलर्स भी हो गए हैं, और लास्टली आते हैं आपके मोलर्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट डज द मोलर्स से। देयर आर 8 मोलर्स इन द ओरल केविटी। आपकी ओरल केविटी के अंदर मोलर्स के नंबर 8 है। आगे है दीज आर द टफ वर्क हॉर्सेस ऑफ ह्यूमन टीथ। मीन इंसाइजर्स, केनाइन्स एंड प्रीमोलर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है आपके मोलर्स की। आगे है दे कैन वेराई इन साइज एंड शेप बट आर द लार्जेस्ट टीथ इन द माउथ। इनका शेप और साइज चाहे डिफरेंट हो पर सबसे बड़े टीथ माने जाते हैं आपके माउथ के अंदर और ओरल कैविटी के अंदर। आगे देखते हैं These are rounded and used for grinding food into easily swallowed pieces। देखिए ये हल्के से राउंडेड होते हैं और इजीली क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, और इतना टीनी पार्टिकल बिल्कुल बारीकी से इनको ग्राइंड करते ताकि हम उस फूड पार्टिकल्स को इजीली निगल सके या swallow कर सके। आगे कहता है Anatomically, molars are designed to sustain great amounts of force from chewing, grinding and clenching। देखिए जो आपके मोलर से उनका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है कि ये सबसे ज्यादा फोर्स को सस्टेन या एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वेनेवर जब दो मोलर्स आपके आपस में वर्किंग कर रहे होंगे तो इनपे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि देखिए इंसाइजर्स आपका कट करने का काम कर रहा था, केनाइन्स आपका टीयर करने का काम कर रहा था, और प्रीमोलर्स क्या कर रहा था, उस फूड पार्टिकल्स को सिर्फ केनाइन से मोलर तक ट्रांसफर करने का या गाइड करने का काम कर रहा था, और मेन ग्राइंडिंग का काम कौन कर रहा है, आपका मोलर कर रहा है। इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, फोर्स को सस्टेन करने का काम करते हैं। तो इनका डिजाइन भी कुछ इस तरीके से ही होता है। आगे देखिए बाय हैविंग लार्ज क्राउन। अब देखिए इनका जो क्राउन यानी जो क्राउन पार्ट है वो सबसे बड़ा होता है। अगर आप अपनी टंग से फील करेंगे तो आप देखेंगे ओल्ड टीथ्स के कंपैरिजन में इनका क्राउन हिट ज्यादा फील हो रहा है, आपको ज्यादा बड़ा फील हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स को सस्टेन करते हैं और ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। आगे देखिए एंड 2 to 4 रूट्स फॉर्मली इम्प्लांटेड इन द जॉ बोन। वही इनकी रूट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें 2 से 4 रूट्स होती है। अगर फर्स्ट मोलर होगा तो 2 या 3 रूट्स होगी, और अगर सेकंड मोलर होगा तो इनमें मोस्टली 4 रूट्स होगी, 1 2 3 4 आपको दिख रही होगी स्ट्रक्चर के अंदर। आगे देखते हैं ऑल मोलर्स आर द बाइकस्पिड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके मोलर का, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कस्प से उनमें क्वांटिटी 4 है, और अगर एक 2 कस्प में यहाँ पर क्या 4 कस्प होने की वजह से यहाँ पर 2 बाइकस्पिड्स के पेयर बना रहे हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आते हैं, बाइकस्पिड्स की कैटेगरी में आते हैं। वही बात करें इनकी क्वांटिटी की तो अपर जाम में आपको 4 मिलेंगे और लोअर जाम में भी 4 मिलेंगे, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मोलर्स की, 8 हो गई है। चलिए अब डायग्राम में आ जाते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, प्रीमोलर्स के बाद में। कंफ्यूज नहीं होना है सर, आप कह रहे हो 12 तब होंगे जब आपके थर्ड मोलर या विजडम टीथ इरप्ट हो जाएगा। जब तक आप 15 या 14 की एज तक रहेंगे तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मोलर्स ही मिलेंगे। 12 कब इरप्ट होंगे, जब whenever you crosses the 16 ages। Is that clear स्टूडेंट्स? चलिए तो मोलर्स भी आपका यही कंप्लीट हो गया है। मोलर्स के बाद में नेक्स्ट वन आता है आपका, जो हम थोड़ा इसको शॉर्ट में ले लेते हैं, विजडम टीथ को, या हम कह सकते हैं थर्ड मोलर। तो चलिए देखते हैं थर्ड मोलर क्या कहता है। सो आफ्टर द मोलर्स द नेक्स्ट वन इज द थर्ड मोलर्स। देखिए थर्ड मोलर्स आपकी कैटेगरी सेम है, मोलर्स की ही कैटेगरी में आते हैं, और देख लेते हैं एक बार इनको डीपली कि क्या कहता है थर्ड मोलर्स। तो देखिए थर्ड मोलर्स के लिए देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज विजडम टीथ। इन्हें हम विजडम टीथ भी कहते हैं। मीन ये अक्कल डाढ़ में आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जब ये आते हैं तभी आपको अक्कल आती है, ऐसा नहीं है। देखिए इनका इरप्ट होने का जो एज है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कैटेगरी सेम है मोलर्स की में, पर फर्स्ट और सेकंड मोलर्स के बाद में भी ये काफी समय बाद इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इन्हें किस कैटेगरी में डाल देते हैं, विजडम टीथ की में।
आगे देखते हैं, दे आर इरप्ट इन द एज ऑफ 16, मीन ये आपको 16 की एज जब आप क्रॉस कर चुके हो या जब आप 16 एज में एंट्रेंस हो चुके हो तब आपको ये इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं। आगे है, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज सिमिलर टू द मोलर्स, इनका स्ट्रक्चर साथ ही इनका फंक्शन, मीन इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही सेम होते हैं मोलर की तरह, मतलब इनका फंक्शन भी ग्राइंड करना होता है और साथ ही इनका स्ट्रक्चर भी एज ए मोलर्स होता है, मतलब इनका क्राउन हेड भी लार्ज होता है। तो ये कैटेगरी तो है मोलर्स के अंदर, बस इनका इरप्ट होने की वजह से इनको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है। इज दैट क्लियर? आगे है, अगर इनकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो अपर जा में आपको ये 2 मिलेंगे, साथ ही लोअर जा में भी आपको ये 2 मिलेंगे। अगर हम इनके ओवरऑल क्वांटिटी की बात करें तो दीज आर ऑफ नंबर ऑफ 4, मीन 2 इन अपर जा एंड 2 इन लोअर जा। कंफ्यूज ना हो, देखिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सेट के अंदर ही मिलेंगे, डेसिडियस सेट के अंदर ये आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये 16 एज के बाद या जब हम 16 एज में एंट्रेंस होते हैं तभी मिलते हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेसिडियस सेट एंड द परमानेंट सेट। तो देख रहे होंगे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स दिख रहे होंगे, एक है आपका डेसिडियस सेट और सेकंड है आपका परमानेंट सेट। तो चलिए देखते हैं इनके बीच का मेन डिफरेंस ऐसा क्या है जिससे इनको दोनों को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेसिडियस सेट के बारे में। तो डेसिडियस सेट के अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ इंसाइजर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 8 इंसाइजर्स, 4 इन द अपर एंड 4 इन द लोअर जा। उसके बाद में कैनाइन्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल क्वांटिटीज 4, मीन 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. After the in canines, the third one is premolars. अब देखिए ये सबसे मेन चीज आ रही है, premolars are absent in the deciduous set. Mean deciduous set के अंदर आपके premolars होते ही नहीं है, मीन ये इरप्ट ही नहीं होते जब आप प्रीमोलर जब आपको डेसिडियस सेट मिल रहा होता है। तो यहाँ पर प्रीमोलर्स एब्सेंस रहेंगे और इसी वजह से यहाँ पर प्रीमोलर्स की क्वांटिटी क्या होती है? 0। उसके बाद में लास्ट वन आते हैं मोलर्स। तो मोलर्स में आप देखेंगे देयर आर 4 मोलर्स इन द अपर जा एंड 4 मोलर्स इन द लोअर जा एंड द ओवरऑल क्वांटिटी इज द 8। इज दैट क्लियर? मींस इंसाइजर्स हो गए आपके 8, कैनाइन्स हो गए आपके 4, प्रीमोलर्स है ही नहीं, एंड मोलर्स की बात करें तो ये भी हो गए आपके 8। और ओवरऑल सेट की बात करें अगर हम डेसिडियस की, सो द नंबर ऑफ टीथ्स इन द डेसिडियस आर 20, मीन टोटल टीथ्स की क्वांटिटी आपके डेसिडियस सेट में होती है 20। इज दैट क्लियर? ये बात हो चुकी है डेसिडियस सेट की। अब बात कर लेते हैं परमानेंट सेट क्या कहता है। तो चलो देखते हैं परमानेंट सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके इंसाइजर्स 8 ही रहेंगे, मींस जब आपके डेसिडियस के इंसाइजर्स रिमूव हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके वापस इंसाइजर्स सेम पोजीशन पर आते हैं और वो कंडीशन और उनके जो क्वांटिटी है वो भी सेम रहती है, मतलब इंसाइजर्स आपके 4 आपके अपर जा में रहेंगे और 4 आपके लोअर जा में रहेंगे। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वन कैनाइन्स। तो कैनाइन्स भी आपके डेसिडियस की तरह सेम है, मींस 2 इन द अपर जा एंड 2 इन द लोअर जा। इज दैट क्लियर? और टोटल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो आपके 4 हो गए। उसके बाद में आ जाते हैं प्रीमोलर्स। तो देखिए डेसिडियस में आपका प्रीमोलर्स एब्सेंस था, वहीं परमानेंट में आपके प्रीमोलर्स यहाँ पर कितना शो कर रहा है? 8, मीन 4 इन द अपर जा एंड 4 इन द लोअर जा एंड ओवरऑल क्वांटिटी इज 8। ये डिफरेंस था मेन किसमें? डेसिडियस में और परमानेंट के अंदर। मतलब डेसिडियस में आपके प्रीमोलर्स बिल्कुल एब्सेंस थे, वहीं परमानेंट के अंदर आपके कितने हो गए हैं? 8। उसके बाद में बात कर लेते हैं मोलर्स की। तो देखिए यहाँ मोलर्स में भी चेंजेस है। मोलर्स की अगर हम बात करें परमानेंट सेट के अंदर तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी शो कर रहा है? 12, मीन 6 इन द अपर जा एंड 6 इन द लोअर जा एंड ओवरऑल इज देयर 12। अब देखिए वहां 8 और यहाँ 12 कैसे? देखिए जब हमारा
डेसिडियस सेट रिप्लेस होके परमानेंट उसको रिकवर करता है, तो साथ ही में वो अपने विजडम टीथ भी लाता है। अब हमने बात कर ली थी कि विजडम टीथ अलग क्यों है, क्योंकि इनका इरप्ट होने का एज अलग था। इस वजह से ये आते तो कैटेगरी मोलर्स में ही, पर इनका इरप्ट होने के एजेस की वजह से या इरप्ट होने के टाइम की वजह से इनको हम अलग से डिस्क्राइब कर लिए थे। तो यहाँ बात करें अगर मोलर्स की, तो 6 आपकी अपर जॉ में है और 6 आपकी लोअर जॉ में है। और ओवरऑल की बात करें तो ये कितने हो गए, 12। चलिए अब इनका ओवरऑल ले लेते हैं, टोटल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंसाइजर्स हो गए आपके 8, केनाइन्स हो गए 4, प्रीमोलर्स हो गए हैं 8 और मोलर्स हो गए हैं 12। और ओवरऑल परमानेंट सेट की बात करें तो ये कितने हो गए आपके 32, जबकि आपके डेसिडियस में नंबर ऑफ टीथ्स कितना था 20 और परमानेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ टीथ्स हो गए आपके 32। सो ये मेन डिफरेंसेस थे आपके डेसिडियस और परमानेंट की। अब चलिए बात कर लेते हैं इसी के आगे डेंटाइल फॉर्मूला की, क्योंकि हमें जब हम डेंटाइल फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो डेंटाइल फॉर्मूला के अंदर हमें डेसिडियस सेट और परमानेंट सेट दोनों की हमें वहां पर नीड होगी। इसी वजह से हमने इनको सबसे लास्ट में लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके डेंटाइल फॉर्मूला। तो अब बात कर लेते हैं इस सेशन के सबसे लास्ट टॉपिक की, डेंटाइल फॉर्मूला और डेंटल फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है डेंटल फॉर्मूला। अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ एंड अरेंजमेंट्स ऑफ टीथ इन मैन एंड एनिमल्स यूजिंग लेटर्स एंड फिगर्स। मतलब ये वो मेथड है जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स और अरेंजमेंट्स की, किसके लिए, टीथ के लिए, चाहे वो मैन हो या एनिमल्स हो, और किसका यूज करते हुए, लेटर्स और फिगर्स का। यानी ये वो मेथड है जिसके अंदर हम टीथ्स के अरेंजमेंट और साथ ही साथ इनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमने टीथ को अरेंज करना है और क्या उस टीथ के सेटअप के अंदर आपका जो टीथ का जो पोजीशन है वो किस तरह से रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है इट इज रिटर्न एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर। इसको हम नंबर के एक्सप्रेशन में लिखते हैं। और साथ ही बात कर रहा है ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ, यानी हर टूथ के लिए, चाहे वो आपका अपर जा हो या फिर वो आपका लोअर जा हो। अब यहाँ पर वन साइड की बात आ रही है, यानी हम किसी भी साइड जा के अंदर एक साइड लेंगे। रिमेंबर कीजिए हमने स्टार्टिंग में देखा था, चाहे आपका परमानेंट सेट हो या डेसिडियस सेट हो, वो आपका वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर दोनों पर ही क्या था, इक्वली सिमेट्रिकल था। तो जब भी हम डेंटल फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे या किसी भी सेट का, चाहे वो डेसिडियस हो या परमानेंट हो, उस सेट के लिए जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन लेना है। देखिए बात कर लेते हैं हम परमानेंट के लिए। तो हम परमानेंट के लिए जब डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमने देखा कि हम जब परमानेंट सेट को वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल कर रहे थे तो हमने यहाँ पर अपर जा को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। ये आपकी लेफ्ट वाली थी और दिस इज योर राइट वन। उसी तरह से लोअर के अंदर भी आपका लेफ्ट था और ये आपका राइट था। और जब हम इस सेट को एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल कर रहे थे तो हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ऊपर वाली आपकी अपर जा थी और नीचे वाली आपकी लोअर जा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको डिस्क्राइब करना है या इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, आई रेशियो सी रेशियो पी रेशियो एम। मतलब आई इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इंसाइजर्स, सी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कैनाइन्स, पी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रीमोलर्स और साथ ही एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोलर्स। यानी देखिए वापस से परमानेंट सेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन को ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे जब हम डेंटल फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, चाहे आप उसको लेफ्ट वाला ले लीजिए या फिर राइट वाला ले लीजिए। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि डेंटल फॉर्मूला के अंदर हमें पूरा सेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस सेट का एक सेक्शन यूज में लेना है। और उसको रिमेंबर रखने के लिए आपको ये चीज याद करनी ही पड़ेगी, आई रेशियो सी रेशियो पी रेशियो एम। इज दैट क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला फॉर डेसिडियस टीथ। अब डेसिडियस टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बार यूज में लेना होगा। ये बार है और इस बार के जो ऊपर होंगे
वो आपके अपर जा के टीथ्स होंगे और इस बार से जो बिलो होंगे वो आपके लोअर जा के लिए होंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसी फॉर्मूला को हमें यहाँ पर पुट कर देना है, आई रेशियो सी रेशियो पी रेशियो एम अपॉन आई रेशियो सी रेशियो पी रेशियो एम। इज दैट क्लियर? और आई आपको पता ही है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इंसाइजर्स, सी नंबर ऑफ कैनाइन्स, पी नंबर ऑफ प्रीमोलर्स और एम नंबर ऑफ मोलर्स। ये अपर जा के लिए था। वही बात करें लोअर जा के लिए तो भी क्या रहेगा, आई रेशियो सी रेशियो पी रेशियो एम मीन नंबर ऑफ इंसाइजर्स, नंबर ऑफ कैनाइन्स, नंबर ऑफ प्रीमोलर्स एंड नंबर ऑफ मोलर्स। इज दैट क्लियर? तो देखिए डेसिडियस टीथ की अगर हम बात करें तो हमने वहां देखा था कि डेसिडियस टीथ के अंदर नंबर ऑफ टीथ्स 20 थे। इज दैट क्लियर? तो देखिए डेसिडियस टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 2 रेशियो 1 रेशियो 0 रेशियो 2 अपॉन 2 रेशियो 1 रेशियो 0 रेशियो 2। अब देखिए ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले आपके पास से आई मतलब कि नंबर ऑफ इंसाइजर्स। तो हम देखेंगे ये आपका परमानेंट है। चलिए एक बार गेस कर लीजिए डेसिडियस के अंदर। तो हमने देखा था चाहे वो आपका डेसिडियस हो या परमानेंट हो, इंसाइजर्स की जो क्वांटिटी थी वो सेम रहेगी। तो एक सेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पर इंसाइजर्स आपका एक सेक्शन के अंदर सिर्फ 2 है, मतलब फ्रंट इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर। तो यहाँ पर इंसाइजर्स की क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। इज दैट क्लियर? देन फिर रेशियो लग गया, उसके बाद में सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कैनाइन्स, तो कितना है 1, यानी हर सेक्शन में आपके कितने इंसाइजर सॉरी कितने कैनाइन्स थे, 1। तो यहाँ पर हमने कितना पुट कर दिया, 1। उसके बाद में 0 आ जाता है, मतलब 2 रेशियो 1 रेशियो 0। अब 0 किसके लिए है ये, क्योंकि डेसिडियस सेट हम पढ़ रहे हैं या डेसिडियस टीथ के लिए हम डेंटल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 0 इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि डेसिडियस टीथ के अंदर प्रीमोलर्स एब्सेंस होते हैं, मतलब होते ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, 0। उसके बाद में अगली टर्म आती है मोलर्स के लिए। तो मोलर्स के लिए हम देखेंगे डेसिडियस सेट के अंदर एक सेक्शन के अंदर मोलर्स कितने थे आपके, 2 थे। और वहां पर विजडम टीथ तो इरप्ट ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि डेसिडियस टीथ के अंदर विजडम टीथ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मोलर्स होते हैं और हर जा के अंदर आपके 4 मोलर्स थे, और हर जा के अंदर से हम एक सेक्शन यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, नंबर ऑफ मोलर्स 2 हो गए। उसी के बाद में बात करें नीचे यानी कि बिलो द बार यानी लोअर जा की बात करें, तो लोअर जा में भी सेम पैटर्न रहेगा, नंबर ऑफ इंसाइजर्स 2, नंबर ऑफ कैनाइन्स 1, नंबर ऑफ प्रीमोलर्स 0 एंड नंबर ऑफ मोलर्स 2। इज दैट क्लियर? ये आपका बेसिक फॉर्मूला था डेंटल का, डेंटल फॉर्मूला था डेसिडियस टीथ के लिए। वही बात करें डेंटल फॉर्मूला फॉर द परमानेंट टीथ, तो सेम पैटर्न रहेगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बार से ऊपर वाले आपके अपर जाके और बार से नीचे वाले आपके लोअर जाके। तो देखिए परमानेंट सेट का डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ है, तो देख लेते हैं परमानेंट के लिए क्या कह रहा है, 2 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 अपॉन 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3। अब यहाँ पर इंसाइजर्स कितने हैं, 2। फर्स्ट इज सेंट्रल इंसाइजर एंड सेकेंड इज लेटरल इंसाइजर। तो नंबर ऑफ इंसाइजर्स आर 2, देन नंबर ऑफ कैनाइन्स इन ईच जा और ईच सेक्शन। तो कैनाइन्स की क्वांटिटी हो गई 1। सो यहाँ पर हमने कितना लिखा, कैनाइन्स के लिए 1। अब बात आ जाती है प्रीमोलर्स की। तो परमानेंट सेट के अंदर हमारे पास हर जा में प्रीमोलर्स की क्वांटिटी थी 4 इन ईच जा। तो हम एक सेक्शन को यूज ले रहे हैं, तो हम कितना लिखेंगे, 2। इज दैट क्लियर? तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रीमोलर्स इन वन सेक्शन ऑफ द अपर और लोअर जा। तो अपर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बार से ऊपर है, तो हम यहाँ पर सिर्फ किसके लिए लिखेंगे, अपर जा के एक सेक्शन के लिए। तो अपर जा में एक सेक्शन के लिए हमारे पास प्रीमोलर्स कितने हैं, 2। तो हमने क्या लिख दिया, रेशियो 2। उसके बाद में लास्ट टर्म आती है रेशियो 3, यानी कि अब देखिए यहाँ पर विजडम टीथ भी इरप्ट हो चुका है, क्योंकि हम परमानेंट सेट के लिए डेंटाइन या डेंटल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोलर्स के लिए कितना आ गया, 3। मतलब कि अपर जा में एक सेक्शन के अंदर आपके नंबर ऑफ मोलर्स हो गए
3, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया 3। अब बिलो द बार की बात कर ले, मतलब लोअर जाके, तो सेम पैटर्न रहेगा, नंबर ऑफ इंसाइजर्स 2, नंबर ऑफ कैनाइन्स 1, नंबर ऑफ प्रीमोलर्स 2 एंड नंबर ऑफ मोलर्स 3। तो क्या फॉर्मूला हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला परमानेंट सेट के लिए, क्या हो गया 2:1:2:3 अपॉन 2:1:2:3। तो ये था आपका डेसीडियस के लिए और साथ ही परमानेंट के लिए डेंटल फॉर्मूला। So students, at last, I hope you enjoyed and get much more knowledge about the human's teeth. So please more and more share my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel and give your feedback or suggestions in the comment box. Thank you.